नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र का अध्याय 4, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो सबसे पहले हमने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा पढ़ी। हमने ये देखा कि खाद्य सुरक्षा में की परिभाषा में कब परिवर्तन लाया गया। उसके बाद हमने ये देखा कि सरकार की कौन कौन सी स्कीमें या फिर मुहिम है जो कि इंडिया में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। उसके बाद हमने ये सारी चीजें भी देखी कि कौन से सोशल और कल्चरल ग्रुप्स अभी भी ऐसे हैं जो कि खाद्य सुरक्षित नहीं है। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब उन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो घटक बनाए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका बफर स्टॉक। ठीक है, आपको याद रखना है, पहला है आपका बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? जब सरकार एफसीआई के थ्रू, एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू गेहूं और चावल के स्टॉक्स बना करके रखती है ताकि उन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा में यूज किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। और दूसरा क्या है? दूसरा है पीडीएस सिस्टम, जो कि होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या कि इसे हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें क्या किया जाता है? इसमें उन लोगों तक राशन पहुंचाया जाता है जो कि इतने समर्थ नहीं होते कि वो मार्केट प्राइस पे राशन खरीद सके। इसलिए कुछ फेयर प्राइस शॉप्स बनाई जाती हैं जिन पे की कुछ फेयर प्राइस शॉप्स बनाई जाती हैं जिन पे की राशन बहुत ही कम दामों में या फिर सब्सिडाइज्ड रेट में बेचा जाता है, और उसे ही हम बोलते हैं पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि इंडिया में बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जो आज भी खाद्य असुरक्षित है। तो सबसे पहले हम दो क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा है शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन से ऐसे लोग हैं जो खाद्य असुरक्षित हैं? तो सबसे पहले हो गए खेतीहीन मजदूर, कारीगर, और ऐसे लोग जिनके पास मौसमी रोजगार होता है, मतलब कि जो केवल कुछ मौसम रोजगार करते हैं और कुछ मौसम खाली बैठते हैं। तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। उसके बाद अगर हम शहरी लोगों की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो मजदूरी का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या फिर बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, ग्रामीण और शहरी। और कुछ सोशल और कल्चरल ग्रुप्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस भी खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त इसलिए होती हैं क्योंकि इनके पास उतनी स्किल्स नहीं होती हैं, इसलिए ये हाई पेमेंट जॉब्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उस समय, बीमारू स्टेट्स मैंने बताए थे आपको, बीमारू स्टेट्स। तो ऐसे कुछ राज्यों के नाम देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद कुछ ऐसे पार्ट्स हैं मध्य प्रदेश के भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार की। फिर आ जाता है छत्तीसगढ़। फिर आप ये भी कह सकते हो कि उड़ीसा में भी खाद्य असुरक्षा है। वेस्ट बंगाल की बात भी आप कर सकते हो, और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों की आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे राज्य ऐसे हैं जो कि खाद्य असुरक्षा से
अधिक ग्रस्त हैं और यहाँ पर भुखमरी और गरीबी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इन सारे स्टेट्स का नाम याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा चौथा प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? तो अगर हम बात करें तो हरित क्रांति में जो दो फसलें थी, गेहूं और चावल, उनका उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। मतलब अगर आप बात करें 1964 और 65 की, तो पंजाब और हरियाणा में उस समय केवल 7.23 मिलियन टन का फूड ग्रेन्स का उत्पादन होता था। ठीक है, फूड ग्रेन्स का उत्पादन होता था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 1995 से 96 में, तो ये संख्या बढ़कर 30.33 मिलियन टन हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति के बाद भारत खाद्य में आत्मनिर्भर बन गया है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि कुछ क्षेत्रों में ही ये बदलाव आया है, सारे क्षेत्रों में नहीं आया है। जैसे कि बहुत ही कम ऐसे राज्य हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट बने हैं, और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने एक हरित क्रांति के बाद, या फिर आप कह सकते हो कि व्हीट रेवोल्यूशन के बाद, एक डाक टिकट भी जारी किया था इसी को दर्शाते हुए। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्य में आत्मनिर्भर बना दिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं पांचवा प्रश्न, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कौन कौन से वर्ग हैं। तो सोशली और कल्चरली जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए और ओबीसीज हो गए, तो ये अभी भी खाद्य से इसलिए वंचित हैं क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इन्हें नहीं दी जाती थी पहले, जिनसे कि इनके पास उतनी स्किल्स नहीं है। ये अभी भी गरीब हैं, पिछड़े एरियाज में रहते हैं और इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि ये अपना आय को बढ़ा सके, इसलिए ये अभी भी खाद्य से वंचित रहते हैं। कुछ और भी आप कह सकते हो लोग हैं, जैसे कि जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही पहाड़ी इलाके में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, तो वो भी खाद्य से वंचित रह जाते हैं। तो हमने ये देखा कि भारत में अभी भी कुछ लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो कि खाद्य से वंचित रह जाता है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जा करके सामान खरीद सकें, और जिनको इतना पता नहीं है कि राशन कार्ड जैसी भी सुविधा होती है। तो वो ऐसे लोग हैं जो कि खाद्य से अभी भी वंचित हैं। उसके बाद हम आते हैं छठे प्रश्न पे, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस भी एरिया में वो आपदा आती है, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, वहां पे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो खाद्य की पूर्ति होती है उस पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो लोग अबव पॉवर्टी लाइन रहते हैं, मतलब जिनकी आय इतनी है, उनको भी कभी कभार आपदा के वक्त सफर करना पड़ता है, और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले तो आपदा में सफर करते ही हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खाद्य पूर्ति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और खाद्य पूर्ति आपदा के समय उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, इसीलिए एफसीआई का गठन किया गया था। ठीक है, और ये जो बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है, ये इसीलिए मेंटेन किया जाता है ताकि आपदा के समय ये स्टॉक हमारे काम आ सके या फिर हमारे लोगों के काम आ सके। तो आई होप ये प्रश्न क्लियर होगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पे, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। तो हमने ये पढ़ा था कि दो तरीके की भुखमरी होती है, एक होती है सीजनल भुखमरी जो कि मौसमी भुखमरी जिसे हम कहते हैं, और एक होती है दीर्घकालिक यानी क्रॉनिक भुखमरी। तो मैंने आपको बताया था कि खेती का काम, मतलब कि एग्रीकल्चर का काम ऐसा होता है जो कि सीजनल होता है। एग्रीकल्चर का काम ऐसा होता है कि जो सीजनल होता है, 4 महीनों के लिए या फिर 5 महीनों के लिए ये काम होता है।
ठीक है, तो ऐसे मजदूर जो कि इन 4 महीनों में काम करते हैं, वो बाकी के जितने भी महीने होते हैं उनमें काम नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें पैसा नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, इसलिए उन्हें मौसमी भुखमरी का सामना करना पड़ता है। और क्रॉनिक भुखमरी क्या होती है? क्रॉनिक भुखमरी वो भुखमरी होती है जो एक लंबे समय से चली आई होती है। लंबे समय से जो ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास उतना खाना खरीदने की कैपेसिटी नहीं होती, जिससे वो अपने शरीर को शक्ति दे पाए। ठीक है, तो अपने शरीर को पौष्टिक तत्व और शक्ति दे पाए, इतना खाना वो नहीं खरीद पाते हैं काफी दिनों तक, मतलब आप शायद अपनी पूरी जिंदगी। तो इसे ही हम क्रॉनिक भुखमरी कहते हैं या फिर दीर्घकालिक भुखमरी कहते हैं। तो आई होप आपको मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद समझ में आ गया होगा। और इसके एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं कि जो भी खेतीहीन मजदूर होते हैं वो होते हैं मौसमी भुखमरी के शिकार, और जो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि निर्धनों में भी जो निर्धन होते हैं वो क्रॉनिक भुखमरी के शिकार होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न 8 पे। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो आइए पढ़ लेते हैं 2 योजनाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंत्योदय अन्न योजना की। अंत्योदय अन्न योजना, तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, अंत्योदय मतलब अंतिम आदमी को भी अन्न मिले। ठीक है, तो ये योजना यही सुनिश्चित करती है कि गरीब से गरीब आदमी तक भी अनाज या फिर आप कह सकते हो फूड ग्रेन्स पहुंचे अफोर्डेबल रेट में। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें गरीब निर्धन में भी निर्धन या फिर गरीबों में भी गरीब तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद दूसरी योजना की बात कर देते हैं हम लोग, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम, जिसको कि हम एपीएस भी कहते हैं। इस स्कीम में क्या किया जाता है? तो इस स्कीम में जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उन तक फूड ग्रेन्स पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ये देखने की ये स्कीम है, और उन तक फूड ग्रेन्स पहुंचाने की ये स्कीम है। तो आई होप आपको ये दोनों योजनाएं समझ में आ गई होंगी, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सरकार बफर स्टॉक इसीलिए बनाती है ताकि कोई भी इमरजेंसी का टाइम अगर आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, या फिर कोई भी ऐसी जंग छिड़ती है जहां पर लोगों तक खाना नहीं पहुंचाया जा सकता, या फिर आपने अभी देखा कि कोविड-19 में जब सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो लोगों तक अनाज कैसे पहुंचाया जाए, ये जब समस्या खड़ी होती है, उसी समस्या का हल निकालने के लिए सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करती है, और भारतीय खाद्य निगम मतलब कि एफसीआई द्वारा ये बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। किन चीजों का मेंटेन किया जाता है? तो गेहूं और चावल का। ठीक है, गेहूं और चावल का बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, टिप्पणी लिखें न्यूनतम समर्थित कीमत पे, मतलब कि एमएसपी। तो एमएसपी क्या होता है? एमएसपी वो प्राइस होता है जब कोई भी सोइंग सीजन होता है, मतलब कि बीज लगाने वाला, जब कोई भी सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत हर एक क्रॉप की तय करती है, और हार्वेस्टिंग के बाद कोई भी किसान सरकार को इसी एमएसपी पे अपनी वो फसल बेच सकता है। उसके बाद बफर स्टॉक क्या होता है? तो हम इतनी बार देख चुके हैं कि बफर स्टॉक क्या होता है। तो सरकार गेहूं और चावल के खाद्यान्न मेंटेन करती है ताकि वो किसी भी प्राकृतिक आपदा में या फिर कोई भी इमरजेंसी केस में उसे अपने और अपने देशवासियों के लिए यूज कर सके। उसके बाद निर्गम या फिर इशू कीमत क्या होती है? तो इशू कीमत वो होती है, जब हमने फेयर प्राइस शॉप्स की बात की थी, फेयर प्राइस शॉप्स की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि ये ऐसी शॉप्स होती हैं जो कि मार्केट रेट से कम में लोगों को अनाज प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो कम रेट होता है,
कम प्राइस होता है, इसे ही हम इशू प्राइस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उचित दर की दुकान मतलब कि फेयर प्राइस शॉप्स। तो फेयर प्राइस शॉप्स वही होती हैं जो कि पीडीएस सिस्टम के अंदर खोली गई थी ताकि लोगों को कम प्राइस में या फिर सब्सिडाइज्ड प्राइस में अनाज दिया जा सके, ताकि भूखमरी की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके और निर्धन से निर्धन व्यक्ति तक भी अनाज पहुंचाया जा सके। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहली समस्या तो ये है कि जो भी संचालन में लोग जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, जो भी आपके पास राशन आता है सरकार की तरफ से, जो भी गेहूं या चावल आता है वो उसको मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, मार्केट में बेच देते हैं हाई प्राइस पे, और जो राशन की दुकान पर जो सामान बचता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। तो आप ये कह सकते हो कि करप्शन एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि लो क्वालिटी ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, लो क्वालिटी ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं इन दुकानों पे। ठीक है, तो इनके संचालन में ये दो समस्याएं आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका का एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो अगर हम सहकारी समितियों की बात करें तो हमने बात की थी मदर डेयरी और अमूल की। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सहकारी समितियां होती क्या हैं। तो सहकारी समितियों का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो किसी भी गांव में या फिर किसी भी जिले में कुछ लोग खुद मिल करके कुछ लोगों का समूह बनाते हैं। ठीक है, और ये जाकर के अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं। तो मदर डेयरी कैसे मदद करती है, मदर डेयरी दिल्ली में एक अफोर्डेबल प्राइस पे दूध और रोजमर्रा की चीजें और सब्जियां लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो अगर आपको मदर डेयरी का एग्जाम्पल जानना है तो आप दिल्ली जाकर के देख सकते हैं कि मदर डेयरी क्या कर रही है। उसके बाद अमूल सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि गुजरात में डेवलप हुई थी, और इन्होंने भी क्या किया था कि सारे छोटे छोटे गांवों से दूध कलेक्ट करके प्रोसेस करके इनको बेचना शुरू किया था। तो आज आप सभी अमूल की वैल्यू जानते होंगे, आप सभी के घर में कभी ना कभी अमूल का दूध आया होगा। तो आप सब ये जानते हैं कि अमूल कितनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कह सकते हैं कि सहकारी समितियां लोगों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा, आर्थिक और सोशल डेवलपमेंट में बहुत अच्छी एक भूमिका निभा रही हैं। महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारी ऐसी सहकारी समितियां हैं जो कि लोगों की मदद कर रही हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा। तो हमने इस लेसन में ये पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो हर समय सभी लोगों को भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य खाद्य सुरक्षा है। उसके बाद हमने ये देखा कि खाद्य असुरक्षा के दो आयाम होते हैं, गरीबी और भुखमरी। उसके बाद हमने ये देखा कि दो तरह की भुखमरी होती है, पहली तो दीर्घकालिक और दूसरी मौसमी। उसके बाद हमने ये देखा कि भारत में खाद्य उत्पादन में सुधार के कारण भुखमरी का जो प्रतिशत था उसमें कई सालों में काफी गिरावट आई है। और हमने क्या क्या चीजें देखी, तो हमने ये देखा कि सरकार बफर स्टॉक खरीदती है, मेंटेन करती है और उसे गरीबों में बांटती है। किसके द्वारा, पीडीएस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा अनाज को गरीबों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद बफर स्टॉक ने भोजन की बर्बादी की समस्या को जन्म दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भोजन जमा हो जाता था लेकिन वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाता था, जिससे उसकी वेस्टेज होती थी या फिर उसकी बर्बादी होती थी। उसके बाद सहकारी समितियां समाज के वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करने पर काम कर रही हैं। तो फूड सिक्योरिटी पर भी काम करती हैं वो, और उनको एक अच्छी लाइफ दी जा सके इस पर भी काम करती हैं। तो यहीं पे हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और क्वेश्चंस रिवाइज करते रहिएगा।
मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।